बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दोम में पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार इस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमारा मौजू है पत्थर का ज़माना, स्टोन एज। पिछले सबक में हमने इर्तिकाई अमल का मफ़हूम समझा। इंसानी इर्तिका और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का हम मुताला कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हथियार बनाना शुरू किया। हथियार बनाने के लिए इब्तदाई इंसान ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसने किस तरह ये हथियार बनाए और किस किस्म के हथियार बनाए, इन सब के मुतालिक आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। इसके तहत हम पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने सबक के पहले हिस्से यानी ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में समझने की कोशिश की। अलग अलग मिसालों से ये बात समझ में आती है कि मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस काम अंजाम देने के लिए कुछ मखसूस वसाइल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल का इंतखाब किस तरह किया जाए। तो वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। इंसान भी जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही था। मुसलसल बारीक बीनी से मुशाहिदे, तजुर्बे और क़ुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया
کہ ان چیزوں کو حسب خواہش شکل دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بار جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے استعمال سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے کہ وہ چیز ہمارے کیا کیا کام آ سکتی ہے، ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر انسان نے جب ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ کا بار بار استعمال کیا تو مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے مختلف کاموں میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اور یہ بات بھی وہ سمجھ گیا کہ ان چیزوں کو حسب ضرورت، حسب خواہش مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے پتھر کے قدیم زمانے کا مطالعہ کیا اور اس دور میں انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا جائزہ لیا۔ پتھر کے قدیم زمانے کے ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان دونوں ہی نے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے والا طریقہ استعمال کیا۔ ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالنے کو ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں۔ ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقے میں اس طرح ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالی جاتی تھیں تاکہ اسے شارپ اور نوکیلا بنایا جا سکے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک گول پتھر کو دوسرے پتھر پر پٹک کر دوسرے پتھر کی پرتیں نکالی جا رہی ہیں اور پھر اس پتھر کا استعمال ہتھیار کے طور پر کیا جاتا تھا۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے ابتدائی ہتھیار تھے۔ اب پتھر کا ہی استعمال کیوں کیا انسان نے؟ تو یاد کیجئے، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وسائل کے انتخاب کی بنیاد 4 باتوں پر ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات وسائل کی دستیابی۔ اس وقت انسان کے پاس ہتھوڑی اور دیگر اوزار اور ہتھیار تو نہیں تھے، اسے اپنے ماحول میں پتھر دستیاب تھا، لہٰذا مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر یہ بات انسان کے ذہن میں آ گئی کہ پتھر کو تراش کر ان سے کام میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ پتھر کے علاوہ انسان نے اس وقت لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں وغیرہ کا بھی استعمال کیا۔ سبق میں ہم آگے دیکھیں گے ان چیزوں کے متعلق بھی۔ تو اس طرح پتھر کا استعمال شروع ہوا اور اس پتھر کو تراشنے کے لیے، شارپ کرنے کے لیے، اپنے استعمال کے لائق بنانے کے لیے انسان نے ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ استعمال کیا۔ یہاں تصویر میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک گول پتھر کو دوسرے پتھر پر ضرب لگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتھر کی پرتیں نکلتی ہیں، فلیکس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر کی پرتیں ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ابتدائی ہتھیار انسان نے بنائے، تو یہ ہے ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ۔ ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان، ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس، دونوں ہی نے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے والا طریقہ استعمال کیا۔
पत्थर के ज़माने के इस तरीके से बनाए हुए इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे। आप देख सकते हैं बेडोल हैं, भद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीके से इंसान ने उस वक्त जो हथियार बनाए वो भद्दे और बेडोल थे। इनका इस्तेमाल सिर्फ सख्त खौल वाले फल और हड्डियां तोड़ने के लिए किया जा सकता था। इसीलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। आज जिस तरह हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ अशिया तोड़ने के लिए। इसलिए इन हथियारों को तोड़ने वाले हथियार कहते हैं। सीधी पुश्त वाले इंसान यानी होमो इरेक्टस ने भी हथियार बनाए। हुनरमंद इंसानों के हथियारों के मुकाबले में उनके हथियार मसलन दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ज्यादा मुतनासिब थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जैसे जैसे इंसान ने इर्तिका के मराहिल तय किए, वैसे वैसे इंसान की ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता गया और इसका अंदाज़ा इंसान के बनाए हुए इन हथियारों से बखूबी लगाया जा सकता है। हुनरमंद इंसान के हथियार भद्दे और बेडोल थे, मगर उसके बाद सीधी पुश्त वाले इंसान ने जो दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी बनाई, फर्शी को अंग्रेजी में क्लीवर कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ये दस्ती कुल्हाड़ी और फर्शी ये ज्यादा मुतनासिब थे। पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए सीधी पुश्त वाले इंसान ने बारहसिंगा के सींग जैसी चीजों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। ये बारहसिंगा और उसके सींग आप देख सकते हैं। दूसरे जानवरों के सींगों से बारहसिंगा के सींग मुख्तलिफ होते हैं। सीधी पुश्त वाले इंसान ने पत्थर की छोटी परतें निकालने के लिए इस तरह बारहसिंगा के सींग जैसी चीजों का हथौड़ा इस्तेमाल किया। इस्लाह शुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान की ग़िज़ा के तनव्वु में भी इजाफा हुआ, क्योंकि अब उसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। सीधी पुश्त वाला इंसान जिन जानवरों का शिकार किया करता था, उनमें खास तौर पर हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। अब बात करते हैं निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान के बनाए हुए हथियारों की। ताकतवर इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में मजीद तरक्की की। वो छोटी जसामत के हथियार बनाने लगा। निएंडरथल इंसान के बाद होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में इनकलाबी तब्दीली लाई। उसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के हथियार बनाने में पेशरफ्त की। अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की तकनीक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की। पहले वो शिकार किया करता था,
پھل وغیرہ جمع کیا کرتا تھا۔ غذا کی تلاش میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا پڑتا تھا، مگر عقل مند انسان اب ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کر چکا تھا۔ زراعت کرنا اس نے سیکھ لیا تھا، ماہی گیری کی شروعات ہو چکی تھی۔ زراعت کرنے کا جب ہنر سیکھا عقل مند انسان نے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ بدوشی کی زندگی اب ختم ہوئی۔ کھیتی باڑی کی وجہ سے ایک جگہ ٹک کر رہنا اب ممکن ہوا۔ یہ تھا پتھر کا قدیم زمانہ اور اس دور کے ہتھیار۔ آج ہم معلومات حاصل کریں گے پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے پتھر کا وسطی زمانہ اور اس دور میں انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہنرمند انسان اور سیدھی پشت والے انسان کے مقابلے میں طاقتور انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں مزید ترقی کی۔ پتھر کے وسطی زمانے کے عقل مند انسان نے مزید پیش قدمی کی۔ اس نے کتے کو مانوس کیا۔ مانوس کر لینا سے کیا مراد ہے؟ لفظ مانوس کا مطلب ہے مائل، پسند، ہلا ہوا۔ تو پتھر کے وسطی زمانے کے عقل مند انسان نے کتے کو مانوس کیا۔ اب تک تو انسان جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، مگر کتے کو انسان نے مانوس کیا۔ کتا انسان سے ہل گیا، انسان کی طرف مائل ہوا اور اب وہ انسان کے ساتھ رہنے کا عادی ہونے لگا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی کہ شکار کے لیے جاتے وقت یا کسی دوسرے کام کے لیے کتا انسان کے ساتھ رہنے لگا۔ کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں لوگ کتے پالتے ہیں۔ یہ کتے گھر کی پہرےداری بھی کرتے ہیں اور جس گھر میں رہتے ہیں وہاں وہ بچوں سے، وہاں کے لوگوں سے بہت مانوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی غیر حاضری کو بھی وہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پتھر کے قدیم زمانے میں زمین کا بڑا حصہ برفیلا تھا، اس لیے آب و ہوا انتہائی سرد تھی۔ اتنے سرد ماحول میں زندہ رہنا انسان کے لیے ممکن ہو سکا محض آگ کے استعمال کی وجہ سے۔ پتھر کے وسطی زمانے میں آب و ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی۔ عقل مند انسان شکار کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے اور قدرتی طور پر اگے ہوئے اناج کی فصلوں کی کٹائی بھی کرنے لگا تھا۔ انسان نے کتے کو تو مانوس کر لیا تھا۔ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر انسان نے کچھ مویشی بھی پالنا شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ جاندار اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے کام آ سکتے ہیں، لہٰذا اس نے ایسے جانداروں کو پالنا شروع کیا۔ شکار اور مویشی پالنے کے ساتھ ساتھ انسان قدرتی طور پر اگے ہوئے اناج کے فصلوں کی کٹائی بھی کرنے لگا تھا۔ اب تک وہ زراعت اور کاشتکاری کے ہنر سے واقف نہ تھا، مگر
कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज के फसलों की कटाई करने लगा था। वो फसलें जो कुदरती तौर पर उगाई थीं, उन्हें वो काटकर इस्तेमाल किया करता था। फिर बाद में जब इंसान ने ज़राअत करना सीखा, काश्तकारी का हुनर सीखा, तो बाकायदा वो ज़राअत करने लगा और फिर अपनी लगाई हुई फसलों की कटाई करने लगा। मवेशी पालने और अनाज की फसलों की कटाई करने की वजह से अब वो साल के कुछ अरसे तक एक ही मकाम पर बस्ती बनाकर रहने लगा था। अब तक क्या होता था, ग़िज़ा के लिए उसे शिकार पर इन्हिसार करना पड़ता था और शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मगर अब चूंकि वो मवेशी पालने लगा था, उसे कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज की फसलों का इल्म हो चुका था। ग़िज़ा के तौर पर अब वो अनाज का इस्तेमाल भी करने लगा था। लिहाजा वो साल के कुछ अरसे तक एक ही मकाम पर बस्ती बनाकर रहने लगा था। एक ही मकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करना इंसान के लिए मुमकिन हुआ तो अक्लमंद इंसान के ग्रोह झोपड़ियां बनाकर रहने लगे थे। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबो हवा गर्म होने लगी थी। हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थीं। उसकी वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान के ग़िज़ाई तौर तरीक़ों में भी तब्दीली होने लगी थी। अब उनकी ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ नबातात भी शामिल हो गई थीं। उस ज़माने में बकरियों और भेड़ों जैसे जानवरों को मानूस करने की इब्तिदा हुई। बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले शिकार और माहौल की तब्दीली की वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने में मेमौत जैसे इंतहाई बड़े डेलडोल के जानदार नीज़ तो नाबूद होने लगे थे। इसलिए अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था, यानी अब इंसान मछलियां पकड़ने लगा था। अक्लमंद इंसान शिकार और मवेशी पालने के साथ साथ कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज की फसलों की कटाई भी करने लगा था। पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगीरी, कटाई, तुड़ाई यानी तोड़ने का अमल जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। पायदार हथियार यानी मजबूत हथियारों की ज़रूरत थी। तो पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगीरी, कटाई, तुड़ाई यानी तोड़ने का अमल जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। और इसके लिए इंसान ने क्या किया, वो लकड़ी या हड्डी में खांचा बनाकर नाखून भर छोटे फल उसमें एक तरतीब से मजबूत बिठाता और इस तरह छुरी, दरांती जैसे औजार बनाता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह नाखून भर छोटे फल यानी ब्लेड्स एक तरतीब से लकड़ी या हड्डी में खांचा बनाकर मजबूती से बिठाए गए हैं। और ये थी उस वक्त के इंसान की दरांती, जिसे वो फसलें काटने के लिए इस्तेमाल किया करता था। पत्थर के वुस्ता ज़माने में
औजारों के लिए इस्तेमाल किए गए फल यानी ब्लेड्स लहरिएदार हल्के औजार की तकनीक के जरिए चकमाक के गोल पत्थर से अलग किए हुए होते हैं। ये फल नाखून या उससे कुछ बड़ी शक्ल के होते हैं, इसलिए उनको महीन हथियार कहा जाता है। महीन यानी बारीक, नाजुक। तो चूंकि वो बहुत छोटे होते थे, नाखून या उनसे कुछ बड़ी शक्ल के होते थे, इसलिए उनको महीन हथियार कहा जाता है। उस जमाने में लकड़ी के सिरे पर छोटा सा फल लगाकर बनाए हुए तीर इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है औजारों के लिए इस्तेमाल किए गए फल यानी ब्लेड्स। पत्थर के वुस्ता ज़माने के फल महीन हथियार। ये फल नाखून या उनसे कुछ बड़ी शक्ल के होते हैं, इसलिए उनको महीन हथियार कहा जाता है। उस जमाने में लकड़ी के सिरे पर छोटा सा फल लगाकर बनाए हुए तीर इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं, महीन हथियार बिठाकर बनाई हुई पत्थर के जमाने की दांतेदार छुरी, और ये है हड्डी से बनाया हुआ पत्थर के जमाने का मछली पकड़ने का कांटा। इंसान ने माहीगिरी शुरू कर दी थी, लिहाजा मछलियां पकड़ने के लिए मछली पकड़ने का कांटा भी बनाया गया। तो ये हड्डी से बनाया हुआ पत्थर के जमाने का मछली पकड़ने का कांटा। पत्थर के कदीम जमाने के हुनरमंद इंसान और सीधी पुश्त वाले इंसान दोनों ही ने ज़र्ब लगाकर हथियार बनाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर पत्थर की परतें निकालने को ज़र्ब लगाने की तकनीक या तरीका कहते हैं। अब ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अक्लमंद इंसान ने शिकार, माहीगीरी, फसलों की कटाई, तुड़ाई जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियार बनाना शुरू किया। भारत में कई मकामात पर पत्थर के वुस्ता ज़माने के बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं। राजस्थान में बागौर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, गुजरात में लांघंज और महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में पाटना पत्थर के वुस्ता ज़माने के कुछ अहम मकामात हैं। तो भारत में पत्थर के वुस्ता ज़माने के बाक़ियात राजस्थान में बागौर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, यहाँ के गारों में आप कदीम इंसान की बनाई हुई तस्वीर देख सकते हैं। यह है भीमबेटका के गार जो मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका के गारों में पाई जाने वाली ये तस्वीर कदीम इंसान के तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। इन तस्वीर को देखकर इब्तिदाई इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल होती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में जलगांव ज़िले में पाटना पत्थर के वुस्ता ज़माने के कुछ अहम मकामात हैं, जहां पत्थर के वुस्ता ज़माने के बाक़ियात दस्तयाब हुए हैं। पत्थर के वुस्ता ज़माने के बाद आइए अब देखते हैं पत्थर का जदीद ज़माना। पत्थर के जदीद ज़माने में घिस कर चिकने किए हुए
पत्थर के हथियार बनाए गए। और ज़रा याद कीजिए, पत्थर के कदीम ज़माने के हथियार किस किस्म के होते थे? ये देखिए, इब्तिदाई हथियार भद्दे और बेडोल थे, मगर पत्थर के जदीद ज़माने में घिसकर चिकने किए हुए पत्थर के हथियार बनाए गए। उस ज़माने में नई किस्म के हथियार बनाए जाते, इसी मुनासिबत से उसे पत्थर का जदीद ज़माना नाम दिया गया। जदीद का मतलब होता है नया, तो चूंकि उस ज़माने में नई नई किस्म के हथियार बनाए जाते, इसी मुनासिबत से उसे पत्थर का जदीद ज़माना नाम दिया गया। हम जान चुके हैं कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगीरी, कटाई, तुड़ाई जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। लिहाजा अक्लमंद इंसान ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए। ये है पत्थर के जदीद ज़माने के हथियार। पत्थर के जदीद ज़माने तक खेती करना और मवेशी पालना तर्ज ज़िंदगी का मामूल बन गया। शिकार ही गुजर बसर का जरिया नहीं रहा। शिकार गुजर बसर का खास जरिया न रहते हुए ज़राअत और मवेशी पालना ही मुकम्मल जरिया बन गया। उस दौर में इंसान अनाज पैदा करने वाला बन गया था। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहजीब की खुसूसियत है। खेती बाड़ी के कामों की नौइयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इसलिए मुस्तकिल नौइयत के गांव, बस्तियां कायम करके इंसानों की कई नस्लें एक ही मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रहने लगीं। पत्थर के जदीद ज़माने के गांव, बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम अगले सबक में मालूमात हासिल करेंगे। भारत में कई मकामात पर पत्थर के जदीद ज़माने की तहजीब के वाक़यात दस्तयाब हुए हैं। गंगा की वादी में, इसी तरह जुनूबी हिंदुस्तान में भी पत्थर के ज़माने की कई तहजीबें रोशनी में आ चुकी हैं। मवेशी पालने और खेतीबाड़ी की इब्तिदा होने के बाद से इंसान ने जो तकनीकी और तहजीबी तरक्की की, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, जिसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम आइंदा सेशंस में मालूमात हासिल करेंगे। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 29 पर मश्क दी हुई है। आइए उसे हल करते हैं। मंदरजे झैल में से पत्थर के वस्ता ज़माने के मकामात की गलत जोड़ी पहचानिए। देखिए, हिदायत हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि पत्थर के वस्ता ज़माने के जो मकामात दिए हुए हैं, उनमें आपको गलत जोड़ी पहचाननी है। आइए देखते हैं। राजस्थान बागौर, ये सही जोड़ी है। मध्य प्रदेश भीमबेटका, ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात लांगंज, ये भी सही जोड़ी है। महाराष्ट्र विजापुर, महाराष्ट्र में जलगांव ज़िले में पाटना पत्थर के वस्ता ज़माने के अहम मकामात में शामिल हैं, विजापुर नहीं। तो अब आप जान गए होंगे
کہ مہاراشٹر وجاپور یہ جوڑی غلط ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔